कहानी की शुरुआत एक युवा जोड़े मैट और नादिया से होती है, जो एक सुनसान इलाके में अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। ये घर शहर के शोर से दूर एकांत में स्थित था, जहां आसपास कोई दूसरा मकान या बस्ती नहीं थी। शहरी हलचल से तंग आकर उन्हें ऐसे ही शांत घर की तलाश थी और ये सुंदर घर मैट को बहुत कम कीमत में मिल गया था। घर के अंदर पहुंचने पर वे पाते हैं कि वह बहुत बदहाल स्थिति में है, मानो सालों से खाली पड़ा हो। इसलिए वे दोनों घर की सफाई में जुट जाते हैं और फालतू सामान मैट खिड़की के बाहर फेंकने लगता है। रसोई साफ करते हुए नादिया को एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है, जिसे वह दफनाने बाहर ले जाती है। तभी ऊपर से मैट उसे आवाज़ देता है, जिससे नादिया का ध्यान भटक जाता है और जब वो वापस देखती है तो पक्षी गायब हो चुका होता है। ये देखकर नादिया को अजीब महसूस होता है और वह सोच में पड़ जाती है। इसी बीच मैट को दीवार पर कुछ अजीब दिखाई देता है। वह वॉलपेपर फाड़कर हटाता है और वहाँ एक बड़ा दरवाज़ा दिखता है, जिसे खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता थी। मैट उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है और फिर बाहर फेंके गए कबाड़ में से उसे वह चाबी मिल जाती है। चाबी डालकर वह दरवाज़ा खोल देता है और तभी नादिया भी वहाँ आ जाती है। अंदर वाला कमरा घने अंधेरे से भरा है और जैसे ही वे दोनों अंदर कदम रखते हैं, बाहर की लाइटें टिमटिमाने लगती है। इसे देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है और मैट कहता है कि उन्हें एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और नादिया अकेली उस कमरे के पास रह जाती है। वो सोचती है कि उससे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन एक अजीब डर महसूस करके वह भी मैट के साथ पीछे चली जाती है। रात बीत जाती है और अगले दिन नादिया एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है। कुछ देर बाद एक इलेक्ट्रिशियन आता है, जो लाइटों की जांच करते हुए बेसमेंट में पहुंचता है और वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। पूरा बेसमेंट बिजली के तारों से भरा पड़ा था और बहुत पुराने ज़माने के लग रहे थे। इलेक्ट्रिशियन कहता है कि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। वो लाइटें ठीक करके जाने लगता है और जाते समय मैट से पूछता है कि उन्होंने एक घर क्यों खरीदा, क्योंकि इसके पहले मालिक की हत्या इसी घर में हुई थी और तब से कोई यहाँ रहने नहीं आया। ये सुनकर मैट घबरा जाता है और घर के बारे में शोध करने लगता है। इंटरनेट पर शोध करते हुए मैट को एक पुराने समाचार लेख में थॉमसन परिवार का पता चलता है, जो एक जोड़ा था। लेख में लिखा था कि घर में रहने वाले उस जोड़े को अपने बेटे जॉन ने मार डाला था। जांच के दौरान जॉन ने पुलिस को बताया कि ये हत्या उससे इस घर ने करवाई थी। ये देखकर मैट को एक झूठी कहानी लगती है और कई घंटों के शोध के बाद वह थक जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से छिपकर उसी अंधेरे कमरे में बैठकर शराब पीने लगता है। बोतल में 2 घूंट शराब बची थी, जिसे पीकर वो सोचता है कि काश पीने के लिए एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइटें टिमटिमाने लगती है और कुछ देर के लिए बंद हो जाती है और फिर से चलने पर उसके सामने एक शराब की बोतल प्रकट होती है। ये देखकर वो दंग रह जाता है और जब वो बोतल छूकर जांचता है तो पाता है कि ये वास्तविक है, यानी वह कमरा कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। अगली सुबह नादिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि मैट वहाँ नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए उस कमरे में जाती है और वहाँ देखती है कि पूरा कमरा कीमती पेंटिंग्स और नई चीज़ों से भरा हुआ है और मैट बहुत खुश है। मैट नादिया को बताता है कि इस कमरे में किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति है। वह उससे कहता है कि जो भी चाहो मन से मांगो और वह तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये सुनकर नादिया को उसकी बातें मजाक लगती है और वह हंसने लगती है, लेकिन मैट कहता है कि एक बार कोशिश तो करो। तब नादिया कहती है कि उसे नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन मैट समझाता है कि कमरा नौकरी नहीं दे सकता, कोई वस्तु मांगो। इस पर नादिया आंखें बंद करके $1000 की इच्छा करती है और पलक झपकते ही उनके पास $1000 आ जाते हैं। फिर भी उसे पूरा यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा 1000 मिलियन की इच्छा करती है और इस बार भी उन्हें 1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को भी विश्वास हो जाता है कि ये कोई साधारण कमरा नहीं है। फिर क्या है,
वे लोग एक के बाद एक महंगी चीज़ें मांगते हैं और वे सामने प्रकट हो जाती है। वे महंगी शराब, कीमती कपड़े, हीरे, सोना, खाने पीने की चीज़ें और ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। वे दोनों रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक रात नादिया मैट से पूछती है कि ये कमरा उनकी इतनी सारी इच्छाएं कैसे पूरी कर रहा है, लेकिन मैट कहता है कि उन्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस आनंद लेना चाहिए। इस तरह वे अगले कई दिनों तक अरबपतियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। हर बार जब भी वे कोई इच्छा करते हैं, लाइटें टिमटिमाती और उनकी सारी ख्वाहिशें बेसमेंट के उस कमरे में तुरंत पूरी हो जाती। वे दोनों नाचते, पार्टियां करते और मस्ती करते हैं। लेकिन उनकी ये चमकती जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी और उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। वैसे तो वो कमरा हर चीज दे सकता था, पर एक चीज जो उनके सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और वो कमरा उसे भी दे सकता था, लेकिन वे दोनों उसे मांगने को तैयार नहीं थे और वो चीज थी एक बच्चा। एक दिन मैट नादिया को बच्चे का एक झूला उपहार में देता है, जो इस बात का संकेत था कि उन्हें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नादिया इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि पहले भी उसके 2 गर्भपात हो चुके थे। नादिया परेशान हो जाती है और काफी सोचने के बाद वह उस कमरे में जाकर एक बच्चे की इच्छा करती है और उसे बच्चा मिल जाता है। जब मैट आकर नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वह बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटता है कि उसे बिना अनुमति के बच्चा नहीं लेना चाहिए था। इस बात पर उन दोनों के बीच में लंबी बहस होती है। नादिया कहती है कि उसने शॉर्टकट इसलिए अपनाया ताकि उसे गर्भपात की जो प्रसव पीड़ा का सामना न करना पड़े। वो कहती है कि वे दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन मैट इस बच्चे को स्वीकार करने को तैयार नहीं था और वो नादिया से कहता है कि वह कमरे में जाकर बच्चे को वापस लेने की इच्छा करे। नादिया अनिच्छा से कमरे में जाती है, लेकिन बच्चे को गायब नहीं कर पाती, इसलिए वो बच्चे को मैट के हवाले कर देती है। गोद में बच्चे को लेकर मैट भी भावुक हो जाता है और वो भी उसे गायब करने की इच्छा नहीं कर पाता और बच्चे को वापस नादिया की गोद में दे देता है। अब वे दोनों तय करते हैं कि इस बच्चे को पालेंगे और इस तरह वे एक बच्चे की माता पिता बन जाते हैं। नादिया बच्चे को लेकर काफी खुश थी, लेकिन मैट को उससे कोई लगाव नहीं था। वो कमरे के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता है, इसलिए वो फिर से शोध करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो लड़का जॉन, जिसने घर के मालिक को, अपने माता पिता को मारा था, वो अभी भी जीवित है और एक मानसिक अस्पताल में रह रहा है। ये जानकर मैट अपनी इच्छा से प्राप्त पैसों में से कुछ अपनी जेब में रखता है और जॉन से मिलने निकल पड़ता है। अस्पताल पहुंचने पर नर्स मैट से पूछती है कि क्या वो एक रिपोर्टर है, क्योंकि पिछले 45 सालों में जॉन के लिए कोई भी परिवार का सदस्य नहीं आया। ये सुनकर मैट झूठ बोल देता है कि वो भी एक रिपोर्टर है। कुछ देर बाद जॉन आता है। वो बूढ़ा हो चुका था। जॉन पीछे की मेज पर बैठकर मैट से कहता है कि उसे उसी का इंतजार था। ये सुनकर मैट को अजीब लगता है और वो सीधे जॉन से पूछता है कि वो उस कमरे के बारे में क्या जानता है और उसने अपने माता पिता को क्यों मारा। तब जॉन कहता है कि उसने अपने माता पिता को नहीं मारा, बल्कि उस कमरे ने ये करवाया। फिर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पता है कि मैट अभी मजे कर रहा है, लेकिन जल्दी उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जॉन मैट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। मैट को जॉन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती, इसलिए वह उसे वही छोड़कर घर लौटने लगता है। रास्ते में वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। पेट्रोल डलवाने के बाद जब वो कर्मचारी को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में पैसों की जगह राख निकलती है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और दूसरी जेब से पैसे देकर सीधे घर पहुंचता है। वह सोचता है कि जाते समय उसने ढेर सारे पैसे जेब में डाले थे, फिर वे अचानक कहाँ गायब हो गए। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह उन पैसों में से कुछ उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और देखते ही देखते पैसे गायब हो जाते हैं। फिर वह एक पेंटिंग का आधा हिस्सा घर के अंदर और आधा बाहर रखता है। कुछ ही देर बाद बाहर वाला हिस्सा राख में बदल जाता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा वैसा ही रहता है। ये देखकर मैट समझ जाता है कि वे लोग कमरे से प्राप्त किसी भी चीज को घर से बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वह सब राख में बदल जाएगी।
मैट अब कमरे की दीवार तोड़ने लगता है ताकि पता चल सके कि आखिर इसमें क्या छिपा है, लेकिन दीवारों के अंदर उलझे हुए तारों के अलावा कुछ नहीं था। ये जगह सिर्फ तार ही तार थे। दीवार तोड़ने की आवाज से नादिया वहां आ जाती है और वो बच्चे को गोद में लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन मैट उससे रोक लेता है और कहता है कि इस बच्चे को बाहर ले जाना सुरक्षित नहीं है। हालांकि वह असली वजह नहीं बता पाता, लेकिन नादिया के मना करने के बावजूद वो बच्चे को बाहर ले जाती है। बाहर जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका रंग बदलने लगता है। ये देखकर नादिया चिल्लाने लगती है। मैट दौड़कर आता है और दोनों को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। अब वो छोटा बच्चा कुछ ही सेकंड में 8 साल का लड़का बन चुका होता है। यहाँ मैट नादिया को सारी सच्चाई बता देती है कि वह कमरा उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन वे उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना ये पुरानी होकर राख में बदल जाएंगी। ये सुनकर नादिया को बहुत दुख होता है और अब वे दोनों तय करते हैं कि इस बच्चे को घर में ही रखेंगे, कभी बाहर नहीं जाने देंगे, नहीं तो वो मर जाएगा। इस तरह दिन गुजरते हैं। नादिया बच्चे को घर के अंदर ही सब कुछ सिखाती है। वह उसे अपना बेटा मानती है और उसका नाम शेन रखती है। शेन बाकी बच्चों से काफी अलग था। वो किसी की बात नहीं मानता था और ना ही उस पर किसी बात का असर पड़ता था। उसकी हरकतें बिल्कुल भी बच्चों जैसी नहीं थी। वो खाने के दौरान बर्फ खाया करता था, लेकिन इन सब हरकतों के बावजूद नादिया शेन से बहुत प्यार करती थी। वह उसे समझाती है कि वह घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर खतरनाक लोग हैं जो उसे मार देंगे। ये सुनकर शेन बहुत उदास हो जाता है और खिड़की या दरवाजे से बाहर की दुनिया देखता रहता है। नादिया जब भी घर से बाहर निकलती या अंदर आती, दरवाजे पर ताला लगा देती ताकि शेन बाहर ना निकल सके। एक दिन जब शेन घर में एक स्नो ग्लोब से खेल रहा था, तभी मैट आता है। चूंकि मैट को शेन से कोई लगाव नहीं था, वह उसे डांटता है कि उसे वहां नहीं खेलना चाहिए। डर के मारे शेन के हाथ से स्नो ग्लोब नीचे गिरकर टूट जाता है। शेन को मैट के इस व्यवहार से बहुत दुख होता है। रात को शेन चुपके से उन दोनों के कमरे के पास जाकर नादिया और मैट की बातें सुनने लगता है। वे दोनों उस कमरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये सुनकर शेन को शक होने लगता है कि जरूर उस कमरे में कुछ ऐसा है जिससे वह अनजान है। वो सोचता है कि पता नहीं ये दोनों उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते और उस कमरे से दूर क्यों रहने को कहते हैं। इसलिए शेन एक टॉर्च उठाकर घर की जांच करने लगता है और आगे बढ़ते हुए सीधा बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां ढेर सारे उलझे हुए तार थे। उन सब से गुजरते हुए आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंच जाता है और यहाँ उसे सारा राज पता चल जाता है। रात भर पूरे घर में लाइटें टिमटिमाती रहती है, लेकिन मैट और नादिया नींद में होने के कारण कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अगली सुबह जब मैट की आंख खुलती है तो वह अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा हुआ देखता है और साथ ही टूटा हुआ ग्लोब कुछ ही दूरी पर दिखाई देता है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये नया ग्लोब किसने बनाया। वह सीधा नादिया के पास जाता है और उसे जगाकर पूछता है कि क्या उसने यह ग्लोब कमरे से इच्छा करके मांगा है, जिस पर नादिया कहती है कि नहीं, उसने इसकी इच्छा नहीं की। तभी लाइटों की टिमटिमाने से वो समझ जाता है कि ये सब शेन का काम है। वो दोनों तेजी से उस कमरे की ओर भागते हैं और वहां जाकर हैरान रह जाते हैं। चूंकि शेन ने घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए उसने दिल के बाहर जाने की इच्छा रखते हुए कमरे से अपने लिए एक बहुत बड़ा बाहरी इलाका मांग लिया था, जहाँ एक खुला आसमान और बड़ा जंगल था और शेन मजे से वहां खेल रहा था। नादिया अपने बेटे की बनाई दुनिया को देखकर खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट शेन के इस काम से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह कमरे से बंदूक या कोई गलत चीज ना मांग ले जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो शेन को हाथ से पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। अब मैट उस कमरे की चाबी अपने पास संभाल कर शेन को उसमें जाने से मना करता है, लेकिन नादिया मैट को ऐसा करने से रोकती है। कहती है कि वे पहले शेन को बाहर जाने नहीं देते, अब बेचारे ने अपने लिए एक अलग बाहरी इलाका बना लिया है, इसलिए उसे वहां जाने से नहीं रोकना चाहिए और वहां उसकी जान को कोई खतरा नहीं है।
लेकिन मैट नादिया की बात नहीं सुनता और कहता है कि शेन अभी नासमझ है और उसे डर है कि कहीं वो गलती से कमरे से कुछ ऐसी चीज ना मांग ले जिससे वे दोनों खतरे में पड़ जाए। तभी फोन की घंटी बजती है और अनुमति न होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है, लेकिन जल्द ही मैट उससे फोन छीनकर खुद बात करने लगता है। दूसरी तरफ कॉल पर जॉन था, जिसने शेन की आवाज सुनकर समझ लिया कि मैट ने कमरे से एक बच्चा मांग लिया है। अब मैट भी उससे कोई बात नहीं छिपाता और कहता है कि वे इस बच्चे से अपनी जान कैसे छुड़ाए। इधर रसोई में रखे दूसरे फोन से नादिया चुपके से उनकी सारी बातें सुनने लगती है। जॉन उसे अपनी सच्चाई बताता है और वह भी उस कमरे से इच्छा के जरिए मांगा गया है। वह बताता है कि उसने अपने माता पिता को इसलिए मारा क्योंकि उसे भी बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता तो उससे उसकी उम्र बढ़ने लगती। जब उसने कमरे से पूछा तो उसने बताया कि अगर उसे घर से बाहर निकलना है तो उसे उस इंसान को मारना होगा जिसने इच्छा करके उसे मांगा था। इसलिए उसने इच्छा करने वाली औरत को मार डाला और साथ में उसके पति को भी। यही वजह है कि आज वह जेल में है। वह मैट को बताता है कि उसकी और शेन की कहानी एक ही है। अगर मैट को शेन को बचाना है तो उसे बाहर की दुनिया दिखानी है, तो उसे उस इंसान को मारना होगा जिसने शेन को इच्छा करके मांगा था। अगर शेन को मैट ने मांगा है तो उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी, और अगर नादिया ने मांगा है तो उससे नादिया को मारना होगा। ये सारी बातें नादिया भी सुन रही होती है और वो बहुत दुखी होकर गाड़ी निकालकर घर छोड़कर चली जाती है। नादिया शेन को जिंदगी देने के लिए खुद को मारने का सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। इधर मैट टेबल पर बैठकर शेन के साथ रात का खाना खाने लगता है। तब शेन मैट से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ गई और उससे और भी कई सवाल पूछता है। इसे झुंझलाकर मैट उसे बता देता है कि वह उनका असली बेटा नहीं है और न ही उसके कोई माता पिता है। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर शेन को कमरे के बाहर निकाल देता है। डर के मारे शेन रोते हुए ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शेन के कमरे में जाकर उसे माफी मांगने लगता है और सारी रात वे दोनों साथ सोते हैं। जब नादिया वापस घर लौटती है तो इन दोनों को एक साथ सोते देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मैट की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि नादिया वापस आ चुकी है। मैट नादिया से कहता है कि वह उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था और उसे माफ कर दे क्योंकि उसने शेन पर चिल्लाया और उससे झगड़ा किया। बातचीत के दौरान वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जब वे कमरे के अंतरंग में होते हैं तब शेन चुपके से दरवाजे से उन्हें देखने लगता है। वह अपने दिल में नादिया के लिए आकर्षण महसूस करता है और अब उसे भी ये सब करना है, इसलिए वह उनके सोने का इंतजार करता है। जब वे दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं तब शेन चुपके से आकर मैट की जेब से घर के बाहर जाने की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन सुबह मैट और नादिया सामने का दरवाजा खुला देखकर समझ जाते हैं कि शेन घर से बाहर निकल गया है। उन्हें डर होता है कि कहीं वो मर ना गया हो, लेकिन तभी घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखकर वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि शेन अब जवान और ताकतवर हो चुका था। वह अपने माता पिता की तरफ बंदूक तानकर उन्हें धमकाता है। तब नादिया उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैट शेन पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान नादिया को धक्का लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट उसे जगाते हुए बताता है कि शेन को गलती से गोली लगने से वो मर गया। यह सुनकर नादिया रोने लगती है। मैट उसे सांत्वना देकर वापस घर ले आता है और यह कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है क्योंकि जो मैट नादिया को उठाकर घर लेकर गया वह असल में मैट नहीं बल्कि शेन था। इधर दूसरे कमरे में जहां उनकी लड़ाई हुई थी असली मैट होश में आ जाता है और पूरे घर में अपनी पत्नी की तलाश करता है। तभी लाइटों के फिर से टिमटिमाने पर वह उस कमरे की ओर जाता है, लेकिन वहां भी नादिया मौजूद नहीं होती। इधर नादिया को बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके साथ बैठा आदमी मैट नहीं बल्कि शेन है, लेकिन नादिया को मैट में कुछ बदलाव नजर आता है।
और जल्द ही उसकी बर्फ खाने की आदत से उसे पता चल जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है, जिसने कमरे से इच्छा करके अपने आप को मैट का रूप दे दिया है। दूसरी तरफ असली मैट समझ जाता है कि वो अकेला इस घर में फंसा है और शेन ने उसकी पत्नी को किसी दूसरे घर में इच्छा के जरिए शिफ्ट कर लिया है। अब वो इस घर से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार तोड़ने लगता है और आखिरकार सारे तारों को पार करके वह कमरे तक पहुंच जाता है, जो अब एक जंगल था जहां ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने कमरे का उपयोग करके इस जगह को काफी बड़ा कर लिया है और वहां उन्हीं की तरह एक नकली घर भी बना लिया था। वह यह भी समझ चुका था कि शेन ने उसका रूप नादिया को अगवा करके इस नकली घर में रखने और अकेले में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए किया था। ये ख्याल आते ही अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में दौड़ते हुए आखिरकार उस नकली घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां शेन नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आते देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ नादिया पहचान नहीं पाती कि असली मैट कौन है, क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। दोनों नादिया से कहते हैं कि वह उनके साथ चले। अब नादिया समझदारी से काम लेते हुए शेन का नाम लेती है, जिसे सुनते ही शेन उसकी तरफ देख लेता है और नादिया को समझ आ जाता है कि यह शेन है। जिसके बाद वह शेन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही वह अपने असली रूप में आ जाता है। उधर मैट और नादिया कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि शेन ने कमरे से उनकी इसी घर में फंसे रहने की इच्छा मांगी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वे लोग घर से नहीं निकल पाते तो मैट रुक जाता है और वहां से निकलने का कोई तरीका सोचने लगता है। यह मैट चतुराई से ऐसी इच्छा करता है कि उन दोनों का नया रूप इस घर के अंदर ही रहे और उनका असली रूप घर से बाहर चला जाए। तभी अचानक शेन भी वहां आ जाता है और मैट को चाकू घोंपकर मार डालता है। इसके बाद वह नादिया को समझाने लगता है कि वह मैट को भूल जाए और उसके साथ रहे, लेकिन इन्हीं बातों के दौरान उसे एहसास होता है कि यह दरअसल मैट और नादिया के क्लोन है, जबकि असली मैट और नादिया दौड़कर कमरे के बाहर जंगल की तरफ भागते हैं। ये देखकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ वे दोनों असली घर में पहुंच जाते हैं। जब शेन भी असली घर में पहुंचता है तो वो दौड़कर मैट पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ मैट समझदारी से काम लेते हुए शेन को कसकर पकड़ कर अपने साथ घर से बाहर निकाल लेता है। शेन अपनी जान को खतरे में देखकर वापस दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन अंदर घुसने से पहले ही नादिया दरवाजा बंद कर लेती है। अब यहाँ शेन नादिया को बहकाने की कोशिश करता है। वो कहता है, प्लीज मॉम, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन नादिया अब समझ चुकी थी, इसलिए वह रोते हुए शेन को बूढ़ा होते देखती है। धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगता है और आखिरकार वह राख में बदल जाता है। नादिया उसके पास आती है और उसके शरीर से बनी राख को हाथ में उठाकर रोने लगती है, क्योंकि नादिया ने उसे अपना बेटा माना था। इसके बाद मैट नादिया के पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब दृश्य बदलता है और हमें कुछ महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है। मैट और नादिया एक छोटे से घर में बस जाते हैं और शांति से रहने लग जाते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद नादिया डरते हुए अपना गर्भावस्था परीक्षण करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं, यानी अब उन दोनों का अपना एक बच्चा आने वाला है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।